नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड जीके की इस रिवीजन सीरीज में। तो आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड के खेल और खिलाड़ी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा 34वां राष्ट्रीय खेल से। देखिए 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन और समापन कहाँ पर हुआ था। तो देखिए उद्घाटन पूछे या समापन पूछे, ये दोनों हुआ था JSCA बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में। कहाँ पर? JSCA बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका व्याख्या देख सकते हैं। 34वां राष्ट्रीय खेल के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। आयोजन कब से कब हुआ था? तो 12 से 26 फरवरी 2011। 12 से 26 फरवरी 2011। आयोजन स्थल कहाँ कहाँ झारखंड में इसका आयोजन हुआ? तो एक तो रांची में हुआ, जमशेदपुर में और धनबाद में। रांची, जमशेदपुर और धनबाद में इसका आयोजन किया गया। ओके, शुभंकर क्या था इसका? शुभंकर छौवा यानी हिरण का बच्चा। ठीक है, उद्घाटन स्थल याद रखिएगा, उद्घाटन स्थल रांची है। उद्घाटन स्थल क्या है? रांची। रांची में कौन सा स्टेडियम? तो बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उस समय राज्यपाल थे 2011 में MOH फारूक द्वारा उद्घाटन किया गया। समापनकर्ता कौन थे? सुरेश कलमाड़ी। ठीक है, समापनकर्ता कौन थे? तो सुरेश कलमाड़ी समापनकर्ता थे। समापन स्थल भी रांची। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट आप ध्यान रखिए। पहला पॉइंट ध्यान रखना है, उद्घाटन स्थल रांची और समापन स्थल उद्घाटन स्थल भी आपका रांची है और समापन स्थल भी आपका रांची है। ठीक है, और दोनों स्टेडियम भी सेम है, आपका बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। खेल मसाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी कौन थी? दीपिका कुमारी। खेल मसाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी दीपिका कुमारी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलाड़ियों की ओर से शपथ लेने वाली खिलाड़ी कौन थे? खिलाड़ियों की ओर से शपथ लेने वाली खिलाड़ी दीपिका कुमारी। खेल मसाल प्रज्वलित करने वाले खिलाड़ी कौन कौन थे? तो खेल मसाल प्रज्वलित करने वाले खिलाड़ियों में दीपिका कुमारी, सुमेर टेटे, अरुणा मिश्रा और सिल्वानुस डुंगडुंग। ये 4 खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा, दीपिका कुमारी, सुमेर टेटे, अरुणा मिश्रा और सिल्वानुस डुंगडुंग। झारखंड टीम का नेतृत्व किसने किया था? 34वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड का नेतृत्व किसने किया था? बिमल लकड़ा ने। 34वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड का नेतृत्व किसने किया था? तो बिमल लकड़ा ने किया। कुल स्पर्धाओं की संख्या इसमें कितनी थी? तो टोटल 444 स्पर्धाएं, 33 खेलों की टोटल 444 स्पर्धाएं इस खेल में थी। भाग लेने वाले कुल टीम कितना था? 34। इसमें 34 टीम, जिसमें कि 28 राज्य, 5 केंद्र शासित प्रदेश और 1 सर्विसेज। ठीक है, 28 गो राज्य था, 5 गो केंद्र शासित प्रदेश, 28 5 33 और 1 सर्विसेज, 34। तो भाग लेने वाली कुल टीम 34। ओके, आगे देखिए, भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी कितने थे? तो 6979। झारखंड से भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी 850। सबसे बड़ी टीम झारखंड। तो 34वां राष्ट्रीय खेल में सबसे बड़ी टीम कौन सी थी? झारखंड। कुल पदकों की संख्या इसमें देखा जाए तो 1479 कुल पदक की संख्या इसमें, जिसमें 444 स्वर्ण, ठीक है, 447 रजत और 588 कांस्य। प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ? सर्विसेज को। सर्विसेज ने 70 स्वर्ण जीत के प्रथम स्थान हासिल किया। ठीक है, आगे देखिए, द्वितीय स्थान किसने हासिल किया? तो मणिपुर ने 48 स्वर्ण जीतकर मणिपुर ने द्वितीय स्थान हासिल किया। तृतीय स्थान पर रहा हरियाणा 42 स्वर्ण के साथ। 34वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड का क्या स्थान रहा? तो 5वां, 33 स्वर्ण झारखंड ने जीता। राजा भैलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीता? तो राजा भैलेंद्र सिंह ट्रॉफी उसको दिया गया जिसने कि सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता, और सबसे ज़्यादा गोल्ड इसमें 70 गोल्ड सर्विसेज ने जीता और प्रथम स्थान प्राप्त किया, और इसी को राजा भैलेंद्र सिंह ट्रॉफी दिया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी मणिपुर को मिला। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन बने? वीर धवल खेड़े। तो 34वां राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन बने? वीर धवल खेड़े बने, और इनका संबंध याद रखिए तैराकी से है। महाराष्ट्र टीम का नेतृत्व ये कर रहे थे, ठीक ना। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन बनी? ऋचा मिश्रा। इनका भी संबंध तैराकी से है, और ये दिल्ली टीम का नेतृत्व कर रही थी, दिल्ली टीम। ऋचा मिश्रा दिल्ली टीम। सर्वाधिक पदक विजेता खिलाड़ी कौन हुए इसमें? ऋचा मिश्रा। टोटल ऋचा मिश्रा ने 16 पदक जीतकर सर्वाधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी बन गई थी 34वां राष्ट्रीय खेल में। ओके, और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? झारखंड के लिए प्रथम पदक विजेता, यानी कि झारखंड के लिए प्रथम पदक किसने जीता? प्रीति कुमारी। तो याद रखिए 34वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड के लिए प्रथम पदक किसने जीता? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी ने इसमें कांस्य पदक जीता, और प्रीति कुमारी का संबंध ताइक्वांडो से है। ठीक है, झारखंड के लिए प्रथम स्वर्ण पदक कौन जीते थे? सोनम राजपूत।
झारखंड के लिए 34वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड के लिए प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता? सोनम राजपूत ने। और सोनम राजपूत का संबंध भी ताइक्वांडो से है। तो यहाँ पर दो खिलाड़ियों के नाम मैंने आपको बताया, एक प्रीति कुमारी और एक सोनम राजपूत। प्रीति कुमारी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि झारखंड के लिए प्रथम पदक इन्होंने जीता था 34वां राष्ट्रीय खेल के अंदर। झारखंड के लिए पहला पदक किसने जीता? तो प्रीति कुमारी, और इनका संबंध ताइक्वांडो से है। और झारखंड के लिए प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता था? देखिए, प्रथम पदक उसमें से कोई भी हो सकता था, स्वर्ण, रजत, कांस्य, कोई भी, लेकिन प्रथम स्वर्ण किसने जीता? तो सोनम राजपूत, जिनका संबंध ताइक्वांडो से है, और प्रीति कुमारी का संबंध भी ताइक्वांडो से है। झारखंड राज्य को प्राप्त कुल पदक, यानी झारखंड को इस 34वें राष्ट्रीय खेल में 96 पदक प्राप्त हुआ, जिसमें कि 33 स्वर्ण, ठीक है, 26 रजत और 37 कांस्य, और इसके साथ अपना झारखंड 5वें नंबर पर पदक तालिका में रहा। पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक किसने जीता? पंजाब ने, जिसमें कि झारखंड ने रजत जीता। पुरुष हॉकी में झारखंड ने रजत जीता था। महिला हॉकी में भी झारखंड ने रजत जीता। पुरुष फुटबॉल का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पश्चिम बंगाल। और महिला फुटबॉल का स्वर्ण पदक उड़ीसा ने। तो इतना आपको 34वां राष्ट्रीय खेल के बारे में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34वां राष्ट्रीय खेल की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? तो याद रखिए, रांची में हुई थी। कहाँ पर? रांची में। और समापन भी पूछेगा यहाँ पर आपको, जो है ना, शुरुआत पूछा, यानी उद्घाटन, शुरू कहाँ पे हुआ? तो शुरू हुआ रांची में, और समापन भी आपका रांची में। ऐसे तो 3 जगह आयोजन हुआ था, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुआ था? रांची में, फिर धनबाद में, फिर जमशेदपुर, इन 3 जगहों पर हुआ था इसका आयोजन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? शुभंकर छौवा क्या था? तो छौवा इसका मतलब शिशु हिरन, हिरन का बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो छौवा, यानी कि हिरन का बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में आयोजित 12 फरवरी 2011 से 26 फरवरी 2011 तक चले 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो झारखंड को कौन सा स्थान? तो 5वां। झारखंड ने इस 34वें राष्ट्रीय खेल में टोटल 96 पदक जीता। टोटल झारखंड ने इसमें कितना पदक जीता? एक सेकेंड, डायरेक्ट बीच से जो है कट गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए, रांची में आयोजित 11 फरवरी 2011 से लेकर 26 फरवरी 2011 तक 34वें भारतीय राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 5वां। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, झारखंड ने टोटल यहाँ पर 96 पदक जीता, जिसमें कि 33 को क्या था, 33 को क्या था? गोल्ड, 33 को स्वर्ण पदक था। और इसके साथ अपना झारखंड कौन से स्थान पर रहा? इसके साथ अपना झारखंड जो है 5वें नंबर पर रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में आयोजित 34वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन समारोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रांची में आयोजित किया गया। कहाँ? उद्घाटन समारोह रांची में, और समापन समारोह भी रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने खेल मसाल जलाई थी? खेल मसाल, तो मसाल दीपिका कुमारी ने जलाया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, झारखंड के 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करने के लिए बोल रहा है। और ये प्रश्न देखिए आपका 7 to 10 JPSC 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1, 2, 3, ठीक है। 4 गलत है। क्यों गलत है? तो झारखंड में पदक तालिका में पहला स्थान नहीं था, पहला स्थान ही 5वां स्थान था। झारखंड यहाँ पर टोटल 96 पदक के साथ, जिसमें कि 33 गोल्ड के साथ 5वें स्थान पर पदक तालिका में झारखंड का रैंक था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका गलत है। बाकी बात 1 में क्या बोला कि इसका आयोजन 2011 में, सही बात है, रांची में हुआ। शुभंकर छौवा था, जो कि शिशु हिरन। और झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण, टोटल 96, जिसमें कि 33 स्वर्ण था, ठीक है। तो इतना डिटेल इसके बारे में याद रखें। चलिए अब हम स्टेडियम की ओर बढ़ते हैं। तो स्टेडियम से संबंधित क्या क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न पूछा है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो मोहन कुमार मंगलम, देखिए यहाँ पर आपको क्या होगा, 2 स्टेडियम मिलता जुलता नाम है, एक मोहन कुमार आहूजा स्टेडियम है और एक मोहन कुमार मंगलम है। तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन जो है क्रिएट होता है। तो यहाँ ध्यान रखिए, मोहन कुमार मंगलम जो है ये बोकारो में है, ठीक है। कहाँ पर है? बोकारो में। और मोहन कुमार आहूजा ये जमशेदपुर में है। तो ये आप डिफरेंट दोनों में याद रखिए, मोहन कुमार मंगलम और मोहन कुमार आहूजा में कंफ्यूज नहीं करना है। व्याख्या यहाँ पर देखिए, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में अवस्थित है। यह स्टेडियम बोकारो स्टील सिटी के मध्य सेक्टर 4 में
एक स्पोर्ट स्टेडियम है। इस स्टेडियम का प्रबंधन बोकारो स्टील प्लांट द्वारा किया जाता है। इस स्टेडियम में कई खेलों की मेज़बानी की जाती है। राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर फुटबॉल लीग की मेज़बानी करता है। जो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है ये राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय, इस पॉइंट को थोड़ा सा गौर से देखिए, जो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है ये राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय फुटबॉल लीग, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, फुटबॉल लीग की मेज़बानी करता है। कौन सी? फुटबॉल लीग की मेज़बानी करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसमें एक एथलेटिक्स ट्रैक भी है। बैठने की इसकी क्षमता जो है यहाँ पर कट गया है। यह स्टेडियम सेल फुटबॉल अकादमी का मुख्यालय है। तो पूछेगा झारखंड में कौन सा स्टेडियम, झारखंड का कौन सा स्टेडियम जो है वो सेल फुटबॉल अकादमी का मुख्यालय है, सेल फुटबॉल अकादमी का मुख्यालय है। तो याद रखिए ये आपका जो मोहन कुमार मंगलम है ये सेल फुटबॉल अकादमी का मुख्यालय है। कौन सा? तो मोहन कुमार मंगलम सेल फुटबॉल अकादमी का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस शहर में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है? तो मोहन कुमार मंगलम बोकारो में, बोकारो स्टील सिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? जमशेदपुर। जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में स्थित है। 30 एकड़ में ये फैला हुआ है। ठीक है, इस परिसर में 8 लेन, सिंथेटिक ट्रैक, अंतर्राष्ट्रीय आकार का स्विमिंग पूल, बॉक्सिंग सेंटर, स्केटिंग सेंटर क्षेत्र, बास्केटबॉल कोर्ट, तीरंदाजी ग्राउंड, हैंडबॉल ग्राउंड, लैंड टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस हॉल, शतरंज, जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर एफसी का घर भी है ये। ठीक है, ये जो जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है ये किसका घर है? जमशेदपुर एफसी का। जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स किसका घर है? तो जमशेदपुर एफसी का घर है, जो फुटबॉल क्लब को अपना स्टेडियम रखने वाला, फुटबॉल क्लब को अपना स्टेडियम रखने वाला एकमात्र इंडियन सुपर लीग फ्रेंचाइजी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है जो झारखंड के जमशेदपुर में है। ठीक है, झारखंड के जमशेदपुर में है। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रसिद्ध कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कीनन स्टेडियम याद रखिए ये भी आपका जमशेदपुर में। कीनन कहाँ है? जमशेदपुर में है। कीनन स्टेडियम के बारे में याद रखना है, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में। पहला पॉइंट, यह एक बहुउद्देशीय एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम का नाम टाटा स्टील के पूर्व महाप्रबंधक जॉन लॉरेंस कीनन के नाम पर रखा गया और इसका जो स्वामित्व है ये टाटा स्टील के पास है। इसका जो निर्माण है ये 1939 में, डेट याद रखिएगा, 1939 में इसका निर्माण किया गया और मुख्य रूप से क्रिकेट मैचों के लिए किया गया। ठीक है, क्षमता इसकी 18,000 सीटिंग कैपेसिटी की है और इसमें विदेशी मेहमान टीमों के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मैच 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेज़बानी की गई है। इस स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 7 दिसंबर 1983 को भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच तथा आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 12 अप्रैल 2006 को भारत इंग्लैंड के बीच खेला गया था। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखने। स्थापना काल में इस स्टेडियम में 100 से अधिक रणजी और दिलीप ट्रॉफी मैच आयोजित किए गए हैं। स्थापना काल से इस स्टेडियम में 100 से अधिक रणजी और दिलीप ट्रॉफी मैच आयोजित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? तो याद रखिए ये रांची में है। जो शताब्दी स्टेडियम है ये कहाँ पर है? तो रांची में। शताब्दी स्टेडियम रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम है? तुरंत हमने देखा रांची में है। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, शताब्दी स्टेडियम बिरसा मुंडा शताब्दी स्टेडियम कहाँ पे है? रांची में। फिर पूछेगा कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे? ये भी रांची में है। जयपाल सिंह स्टेडियम ये भी आपकी रांची में। मैकन स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम। ठीक है, देखिए रेलवे स्टेडियम जो है 2 जगह, एक तो आपकी रांची में भी है और धनबाद में भी है। फिर शेख भिखारी स्टेडियम रांची में है। बीएमपी ग्राउंड या बीएमपी मैदान रांची में है। खेलगांव ये भी आपके रांची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है तो JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर, JSCA इंटरनेशनल परिसर। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जो झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत आता है। ये धुरवा में स्थित है। यह स्टेडियम झारखंड क्रिकेट टीम का घरेलू मैदान है। ठीक है, यह झारखंड क्रिकेट टीम का घरेलू मैदान है आपका JSCA। ठीक है, इसका स्वामित्व झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पास है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड राज्य क्रिकेट संघ जो है तो इसके लोगो के आधार पर बताइए उसके लोगो पर क्या अंकित है स्टेडियम का स्थापना वर्ष? तो 1935। तो झारखंड राज्य क्रिकेट संघ की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है,
इस स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 19 जनवरी 2013 को भारत इंग्लैंड के बीच। तो यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि जो झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन है JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम, तो इसमें पहला मैच कब हुआ था? तो 2013 में हुआ था। और किसके किसके बीच? भारत इंग्लैंड के बीच हुआ था, भारत इंग्लैंड के बीच। जबकि पहला टेस्ट मैच, ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच, ये जो मैच हुआ भारत इंग्लैंड के बीच, ये पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच, लेकिन पहला टेस्ट मैच पूछेगा तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था 2017 में। ठीक, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ? तो 2013 में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो राज्यपाल उस समय के थे, उसमें के राज्यपाल थे MOH शायद, ये नहीं, सैयद अहमद शायद थे, ठीक है, शायद सैयद अहमद थे। देखिए JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन जनवरी 2013 में हुआ था। स्टेडियम में बैठने की क्षमता लगभग 50,000 है। इस स्टेडियम में 2 पवेलियन का नामकरण भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी और MS धोनी पवेलियन, और JSCA के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी, उनके नाम पर अमिताभ चौधरी पवेलियन रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में है। कहाँ पर है? रांची में है। अगला प्रश्न है, झारखंड के होटवार में स्थित मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में कुल कितने स्टेडियम है? तो याद रखिए, मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में टोटल 9 स्टेडियम है। यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया, सही 9 स्टेडियम है, याद रखना आपको। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, होटवार मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर 9 सुविधाओं में से वर्तमान में बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, गणपत राय इंडोर स्टेडियम, हरिवंश ताना भगत इंडोर स्टेडियम, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और वेलोड्रम में अभ्यास सत्र की अनुमति दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, रेलवे क्रीड़ांगन यानी कि रेलवे स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये आपके धनबाद, मैंने आपको बताया कि रांची में भी है आपका रेलवे क्रीड़ांगन, रांची और धनबाद दोनों जगह है। चलिए अब यहाँ पर स्टेडियम और कहाँ पर वो है ये आपका यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कीनन स्टेडियम ये जमशेदपुर में है, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में, बिरसा स्टेडियम जो है रांची में है, गोल्फ मैदान धनबाद में, गोल्फ मैदान कहाँ पर है? धनबाद। डिगवाडी स्टेडियम ये भी आपका धनबाद में, डिगवाडी कहाँ पे है? धनबाद में। शताब्दी स्टेडियम रांची में, मैकन स्टेडियम रांची में, जयपाल सिंह रांची में, मोहन कुमार मंगलम बोकारो, और मोहन कुमार आहूजा कहाँ पर है? तो मोहन कुमार आहूजा जमशेदपुर। ओके, देखिए इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है, मोहन कुमार मंगलम कहाँ पर है? बोकारो, मोहन कुमार मंगलम बोकारो में है। और हजारीबाग स्टेडियम जिसको करजन ग्राउंड बोलते हैं हजारीबाग में, हजारीबाग जिसको करजन ग्राउंड बोलते हैं हजारीबाग में। चाईबासा स्टेडियम तो चाईबासा में है। मोहन कुमार आहूजा, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में है। तो इतना यहाँ पर जानकारी ध्यान रखिए। इसके अलावा यहाँ आपको रेलवे स्टेडियम धनबाद, रेलवे स्टेडियम धनबाद एंड रांची दोनों जगह है। टाटा स्पोर्ट्स की बात करें तो टाटा स्पोर्ट्स जमशेदपुर में है, इंडोर स्टेडियम दुमका में है। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है गुमला में। BMP ग्राउंड या BMP मैदान रांची में है। रेलवे स्टेडियम, देखिए रेलवे स्टेडियम धनबाद भी है और रेलवे स्टेडियम रांची भी है। खेल गांव ये रांची में है। झारखंड क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, झारखंड क्रिकेट स्टेडियम, झारखंड क्रिकेट स्टेडियम रांची में है। शेख भिखारी स्टेडियम रांची में, और JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के गवर्नर का नाम बताइए जिसने 2013 में JSCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया था। तो ध्यान रखना है सैयद अहमद। एक राष्ट्रपति का नाम याद रखिए, MOH फारूक का, MOH फारूक। उनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि झारखंड में जब 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था तो उस समय तो उद्घाटन करता थे MOH फारूक। 34वां राष्ट्रीय खेल 2011 में, और फिर 2013 में जब JSCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ तो इसमें उद्घाटन कौन किए? सैयद अहमद। उस समय राज्यपाल सैयद अहमद थे। ठीक है, व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, जिसे पहले झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, इसका उद्घाटन 2013 में तत्कालीन राज्यपाल सैयद अहमद द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सैयद अहमद द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल में JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करने के लिए बोला है, इसमें क्या होगा? तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए मिलाते हैं इसको। बोला कीनन स्टेडियम, अभी हमने तुरंत पढ़ा, कीनन कहाँ पे है? जमशेदपुर। तो ए का क्या हो जाएगा? तो ए का हमारे यहाँ पर
ए का हमारा हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। ओके, ए का 4 हो जाएगा। फिर मेकन स्टेडियम, मेकन स्टेडियम कहाँ पर है, तो रांची में, तो बी का 3 हो जाएगा, 4 3। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, सी का हमारा 2 हो जाएगा, और इंडोर स्टेडियम दुमका 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1, यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ओके, व्याख्या चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका। यहाँ पर मिला हुआ है, देख सकते हैं, कीनन स्टेडियम, जो कीनन स्टेडियम है जमशेदपुर, मेकन स्टेडियम रांची, परमवीर अल्बर्ट एक्का गुमला, और इंडोर स्टेडियम दुमका में है। ठीक है, अब आइए हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का लोगो किस वर्ष संघ को स्थापना वर्ष दर्शाता है। ठीक है, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का जो लोगो है ये किस वर्ष को संघ का स्थापना दर्शाता है, तो याद रखिए 1935 को। किस वर्ष को, 1935 को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईशान किशन निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं। ईशान किशन, तो याद रखिए 19 के तहत क्रिकेट टीम के कप्तान, 19 के तहत क्रिकेट टीम के कप्तान। यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है, ईशान किशन 10 दिसंबर 2022 को चटगांव में खेले गए वनडे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाए। ठीक है, चटगांव में जो है वनडे मैच खेला था इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, और उसमें इन्होंने दोहरा शतक लगाया। वे दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं। जो ईशान किशन है ये दोहरा शतक लगाने वाले कौन से नंबर के, चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं। ईशान किशन 131 गेंद पर 210 रन की अपनी पारी में 24 चौके और 10 छक्के लगाए। ईशान किशन भारतीय क्रिकेटर हैं जो झारखंड के लिए खेलते हैं। देखिए ऐसा है ना कि जो ईशान किशन है ये हैं बिहार के रहने वाले, समस्तीपुर के शायद समस्तीपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ के बिहार से हैं और खेलते हैं झारखंड के लिए, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देख सकते हैं यहाँ पर ईशान किशन भारतीय क्रिकेटर है जो झारखंड के लिए खेलते हैं। ईशान किशन 2016 की अंडर 19 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। ठीक ना, ईशान किशन जो है ये 2016 की अंडर 19 विश्व कप विजेता, अंडर 19 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम जो 2016 में हुआ था उसमें कप्तानी किया था इन्होंने। ईशान किशन ने 2016 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें भारतीय टीम का लीड किसने किया था, कप्तानी किसकी थी, ईशान किशन की। झारखंड रणजी टीम के कप्तान ईशान किशन बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। वे रणजी ट्रॉफी में झारखंड की तरफ से सर्वाधिक व्यक्तिगत रन 273 बनाने वाले खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान दीजिए, रणजी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी ट्रॉफी में झारखंड की तरफ से सर्वाधिक व्यक्तिगत रन 273 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो ईशान किशन है। ईशान किशन 2018 से आईपीएल में मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। 2016-17 में गुजरात लायंस के लिए आईपीएल खेला था। तो ये सभी पॉइंट्स इनके बारे में यहाँ पर याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणजी ट्रॉफी 2016 में झारखंड के लिए निम्न में से किसने दोहरा शतक लगाया था, तो ईशान किशन, और दोहरा शतक लगाने वाले ये भारत के चौथे खिलाड़ी बन गए। चलिए व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, रणजी ट्रॉफी 2016 में झारखंड की तरफ से खेलते हुए ईशान किशन ने दिल्ली के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था। किसके खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ। इस मैच में ईशान किशन 273 रन बनाए थे। इस पारी के दौरान ईशान किशन ने रणजी ट्रॉफी के मैच में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही वह झारखंड क्रिकेट के 81 साल के इतिहास में सबसे लंबी पारी खेलने वाले खिलाड़ी भी बने। चलिए नेक्स्ट है, ईशांक जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो इनका जुड़ाव क्रिकेट से है। व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं ईशांक जग्गी के बारे में। झारखंड क्रिकेट टीम के महत्वपूर्ण सदस्य ईशांक जग्गी मूलतः एक बैट्समैन है। ईशांक जग्गी क्या है, बैट्समैन है। ठीक है, ईशांक जग्गी बैट्समैन है। झारखंड रणजी टीम के मुख्य खिलाड़ी ईशांक जग्गी पूर्वी क्षेत्र इंडिया ग्रीन का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत कलकत्ता नाइट राइडर्स से की। तो पूछेगा कि ईशांक जग्गी जो झारखंड के क्रिकेटर हैं इन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत कहाँ से की, तो कलकत्ता नाइट राइडर्स से की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमशेदपुर के बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज का नाम क्या है जो मलेशिया में 2008 में हुए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के विजेता भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज थे, तो सौरभ तिवारी। जमशेदपुर के बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज का नाम क्या है जो मलेशिया में 2008 में हुए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के विजेता भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज थे, तो सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी जी को लेकर के अभी करंट में आपको क्या याद रखना है कि जो
JSCA के सचिव ये बने हैं, JSCA के सचिव हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट इनके बारे में ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। बाएं हाथ के अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज सौरभ सुनील तिवारी का जन्म 30 दिसंबर 1989 को रामगढ़ में हुआ, लेकिन ये रहते जमशेदपुर में हैं। सौरभ तिवारी भारत की तरफ से 3 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेले हैं। इन्होंने अभी तक कितना एक दिवसीय मैच खेला है? तो इन्होंने 3 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला है। सौरभ तिवारी 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था। सौरभ तिवारी भारत के एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अभी तक खेले गए 3 अंतर्राष्ट्रीय मैच में कोई गेंदबाज आउट नहीं कर पाया है। यानी इनके बारे में याद रखिए, इन्होंने अभी तक 3 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जिसमें कि ऐसा कोई गेंदबाज नहीं हुआ जो इनको आउट कर पाया। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। फिर इनके बारे में आपको क्या याद रखना है? सौरभ तिवारी अपना तीसरा और आखिरी वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच 2016 में खेले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने 3 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं अभी तक, जिसमें कोई गेंदबाज इनको आउट नहीं कर पाया। इन्होंने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला था? इन्होंने अपना अंतिम वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। ठीक है, सौरभ तिवारी 3 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में कुल 49 रन बनाए। सौरभ तिवारी 2008 में मलेशिया में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के प्रमुख सदस्य थे। सौरभ तिवारी 2008 से 10, 2017 से 18 और 2020 में मुंबई इंडियंस, ठीक है, 2011 से 13 RCB, 2014 से 15 दिल्ली डेयर डेविल्स और 2016 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स IPL टीम के सदस्य थे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स इनके बारे में याद रखना है। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए, 2010 में सौरभ तिवारी को IPL में मुंबई इंडियंस की तरफ से उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए एक सेकंड रुक जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के बाएं हाथ के प्रमुख बल्लेबाज कौन थे जिसने मलेशिया में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता, साथ ही वह RCB के लिए खेल रहे हैं? तो वो हैं सौरभ तिवारी। कौन है? सौरभ तिवारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रविष्ट हुआ? तो रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहली बार 2016 में प्रविष्ट हुआ झारखंड। ठीक है, व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंड क्रिकेट टीम 2016 में हरियाणा को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल मैच में झारखंड को गुजरात से हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, झारखंड को सेमीफाइनल में गुजरात ने हरा दिया था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, वरुण एरोन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। वरुण एरोन किससे संबंधित है? क्रिकेट। वरुण एरोन का संबंध क्रिकेट से है। व्याख्या देख सकते हैं, दाएं हाथ के अंतर्राष्ट्रीय तेज गेंदबाज हैं वरुण एरोन। वरुण एरोन जो है राइट हैंड से गेंदबाजी करते हैं। ठीक है, 29 अक्टूबर 1989 को जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ। वरुण एरोन का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण 2011 को इंग्लैंड के विरुद्ध हुआ। ठीक है, वरुण एरोन का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में जो पदार्पण है ये 2011 को इंग्लैंड के विरुद्ध हुआ। टेस्ट मैच में पदार्पण कब हुआ? तो 2011 को वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। टेस्ट मैच में पदार्पण 2011 में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में हुआ था। ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखिए। देखिए जो वरुण एरोन है, वरुण एरोन अभी तक खेले गए कुल 9 टेस्ट मैच में 18 विकेट, 9 एक दिवसीय मैच और 11 विकेट हासिल किए हैं। ठीक है, इसके बाद इनके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? देखिए याद रखने के लिए इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी के अलावा झारखंड राज्य का रहने वाला मौजूदा क्रिकेटर कौन है? तो याद रखिए वरुण एरोन। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड के वरुण एरोन निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि झारखंड के वरुण एरोन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वरुण एरोन किस खेल से? तो तुरंत हमने देखा क्रिकेट से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्रिकेट के निम्नलिखित में से कौन से तेज गेंदबाज जिसने 2016 की झारखंड रणजी टीम का नेतृत्व किया जो अपने एक्सप्रेस तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर है? तो याद रखना है आपको वरुण एरोन दाएं हाथ के अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज हैं, दाहिना हाथ से राइट हैंड से ये बॉलिंग करते हैं और इंटरनेशनल लेवल के ये बॉलर हैं। ठीक है, तो अपने एक्सप्रेस तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर है कौन? वरुण एरोन। तो पूछेगा झारखंड में वैसे कौन से बॉलर हैं जो अपने एक्सप्रेस तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं? तो वरुण एरोन। ये राइट हैंड से खेलते हैं, जो बॉलिंग करते हैं दाहिना हाथ से, राइट हैंड से।
व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, अपने एक्सप्रेस गेंदबाजी के लिए मशहूर वरुण अरोन 2016 में झारखंड रणजी क्रिकेट टीम का नेतृत्व किए थे। 2016 में झारखंड रणजी क्रिकेट टीम का इन्होंने नेतृत्व किया। इस सत्र में झारखंड रणजी क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल तक सफ़र किए और गुजरात से झारखंड हार गया था यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने क्या जीता? तो याद रखिए T20 वर्ल्ड कप, ICC चैंपियंस ट्रॉफी और ICC ODI विश्व कप। तो धोनी के कप्तानी में भारतीय टीम ने कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की? पहला T20 वर्ल्ड कप, दूसरा ICC चैंपियंस ट्रॉफी, फिर ICC ODI वर्ल्ड कप, ICC ODI वर्ल्ड कप। तो ये 3 चीज़ धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने जीता है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ICC के 3 फॉर्मेटों T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था? 2007, एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीतने वाले विश्व के एकमात्र कप्तान हैं। 2007 में वे भारतीय टीम के कप्तान बने थे। तो यहाँ से कौन कौन से पॉइंट्स आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में, तो वो उसको ध्यान में रखना है। पहला, महेंद्र सिंह धोनी जो हैं ये भारतीय टीम के कप्तान कब बने? पहला प्रश्न मेरा, महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के कप्तान कब बने? तो आंसर क्या करना है आपको? 2007। धोनी भारतीय टीम के कप्तान कब बने? 2007। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी का लक्की नंबर जो है ना 7 है, काफ़ी लक्की है उनके लिए, क्योंकि उनका जो जन्म है 7 जुलाई, जुलाई भी आपका 7वां महीना पड़ता है और 7 ऐसे याद रख सकते हैं। तो काफ़ी इनका लकी नंबर है ये, तो 7। तो 2007 में इन्होंने भारतीय टीम के ये कप्तान बने, पहला पॉइंट। दूसरा आपको याद रखना है, ICC के तीनों फॉर्मेट जीतने वाले विश्व के एकमात्र कप्तान कौन है? तो ICC, यहाँ पर देखिए ICC के तीनों फॉर्मेट, एक सेकेंड, ICC के तीनों फॉर्मेट जीतने वाले विश्व के एकमात्र कप्तान कौन है? तो वो महेंद्र सिंह धोनी। ये दूसरा पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है? अगर पूछ ले कि बताइए महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप कब जीते हैं? 2007 में। महेंद्र सिंह धोनी ने T20 वर्ल्ड कप कब जीता? 2007। महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप जीता 2007। महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में एक दिवसीय वर्ल्ड कप कब जीता गया? 2011। एक दिवसीय, अगर T20 पूछेगा, T20 वर्ल्ड कप 2007 पहली बार, एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2011 धोनी के कप्तानी में, और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 धोनी के कप्तानी में। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। T20 वर्ल्ड कप 2007, एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2011, चैंपियंस ट्रॉफी 2013। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी ICC की प्रमुख ट्रॉफियां अर्जित करने वाले MS धोनी विश्व के एकमात्र हैं। तो ये तीनों फॉर्मेट, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप, एक दिवसीय वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप कब? एक बार इसको रिवाइज करिए मेरे साथ। T20 वर्ल्ड कप अगर मैं आपसे पूछता हूँ 2007, एक दिवसीय T20 वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप 2007, T20 वर्ल्ड कप 2007 और एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ? तो इन्होंने पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला? बांग्लादेश। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? बांग्लादेश। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किसके खिलाफ खेला? बांग्लादेश के खिलाफ खेला। अब यहाँ पर व्याख्या देखिए, महेंद्र सिंह धोनी की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण 2004 में हुआ, ठीक है। इन्होंने अपनी कप्तानी में जो एक दिवसीय वर्ल्ड कप हुआ था 2011, ये धोनी की कप्तानी में हुई थी और ये जीतते भी हैं। लेकिन पदार्पण यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में इनका पदार्पण कब होता है? 2004। किसके विरुद्ध? बांग्लादेश के विरुद्ध, ठीक है। टेस्ट मैच में पदार्पण कब हुआ? देखिए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच तो हमने देख लिया कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 2004 में पदार्पण, ओके। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि टेस्ट मैच में पदार्पण 2005 और ये श्रीलंका के विरुद्ध, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण बांग्लादेश के विरुद्ध, टेस्ट मैच में पदार्पण श्रीलंका के विरुद्ध, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण 2004, टेस्ट मैच में पदार्पण 2005, ठीक है। चलिए मिक्स करके इसको अब बोलते हैं। पहला पॉइंट,
महेंद्र सिंह धोनी का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण 2004 में बांग्लादेश के विरुद्ध, 2004 में बांग्लादेश के विरुद्ध। दूसरा, महेंद्र सिंह धोनी का टेस्ट मैच में पदार्पण 2005 में श्रीलंका के विरुद्ध, 2005 में श्रीलंका के विरुद्ध। तो ऐसे चीज़ों को 2-3 बार बोल के रिलेट करिए, याद आपको आसानी से होगा। फिर देखिए, ये 2 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब T20 पर आते हैं। तो T20 में पदार्पण 2006 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध हुआ था। तो महेंद्र सिंह धोनी का T20 मैच में पदार्पण कब और किसके विरुद्ध हुआ? तो 2006 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। महेंद्र सिंह धोनी का T20 मैच में पदार्पण कब हुआ? तो 2006 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। महेंद्र सिंह धोनी का T20 मैच में पदार्पण कब हुआ? 2006 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। तो ये अभी क्लियर हो गया। अब चलिए तीनों को एक बार मिक्स करके रिवाइज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा कि महेंद्र सिंह धोनी का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण कब और किसके विरुद्ध? तो याद रखिए 2004 किसके विरुद्ध? तो बांग्लादेश के विरुद्ध। दूसरा पॉइंट, महेंद्र सिंह धोनी का टेस्ट मैच में पदार्पण कब और किसके विरुद्ध? तो टेस्ट मैच में पदार्पण याद रखिए 2005 और श्रीलंका के विरुद्ध। तीसरा पॉइंट याद रखिए, महेंद्र सिंह धोनी का T20 वर्ल्ड कप में पदार्पण कब? 2006 साउथ अफ्रीका के विरुद्ध। तो यहाँ पर 2004, 2005, 2006। 2004 में बांग्लादेश, 2005 में श्रीलंका और 2006 में दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो तीनों पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए आगे इनके बारे में और एक्सप्लेनेशन है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए, T20 एक दिवसीय तथा टेस्ट मैच में खेलने वाले तथा तीनों फॉर्मेट में भारत का कप्तानी करने वाले पहले विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना है। T20 एक दिवसीय और टेस्ट मैच खेलने वाले तथा तीनों फॉर्मेट में भारत का कप्तानी करने वाले पहले विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में विचार करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो देखिए, उनका जन्म 8 जुलाई 1981 को हुआ। ठीक है, ये बात गलत है, 8 जुलाई 1981 को नहीं हुआ था। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, उनको पद्मश्री 2009 में दिया गया। पद्म भूषण की बात करें तो 2018 में, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2007-8 के आसपास दिया गया। उनकी कप्तानी में 2007 में T20 विश्व कप 2011 का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप भारत ने जीता, और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, धोनी की कप्तानी में जीता गया। तो ये तीनों यहाँ पर 2 और 3 सही है। चौथा में क्या बोला जा रहा है? उन्हें भारतीय सेना में मेजर की उपाधि दी गई, ये बात आपका गलत है। अब आइए एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है ये चीज़ देखते हैं। इनके बारे में एकदम विस्तार से दिया हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी का जो जन्म है 7 जुलाई 1981 को हुआ। 7 जुलाई, देखिए 7 तारीख जुलाई, जो 7वां महीना, 7/7/1981, 7/7/1981 याद रखें। जन्म स्थान याद रखना है झारखंड रांची। पैतृक गांव उत्तराखंड का अल्मोड़ा जनपद। पिताजी के नाम मान सिंह है, माताजी का नाम देवकी सिंह, और इनकी पत्नी का नाम है साक्षी धोनी। ठीक है, उपनाम बात करें तो इनका उपनाम है माही, MSD, MS और कैप्टन कुल। ठीक है, टेस्ट में पदार्पण देखें तो टेस्ट में पदार्पण 2 दिसंबर 2004 को, डायरेक्ट ऐसे याद रखें 2004 श्रीलंका के अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन ऊपर तो हमने 2005 पढ़ा था, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। टेस्ट में पदार्पण ऊपर तो वहाँ पे 2005 लिखा हुआ था। अच्छा, इसको हम लोग चेक करेंगे, एक बार चेक कर लीजिएगा आप भी गूगल पे इसको। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, टेस्ट में पदार्पण, यहाँ पे इसको स्किप करते हैं। अंतिम टेस्ट इन्होंने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के बनाम खेला। तो पूछेगा महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम टेस्ट कब और किसके बनाम खेला? तो 2014 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम टेस्ट किसके विरुद्ध खेला? तो 2014 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। धोनी ने अंतिम टेस्ट जो है 2014 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला। वनडे में पदार्पण कब हुआ इनका? तो 2004 में बांग्लादेश के विरुद्ध। ठीक है, वनडे में पदार्पण 2004 में बांग्लादेश के विरुद्ध। इन्होंने अंतिम एक दिवसीय कब खेला, यानी कि अंतिम वनडे कब खेला? तो 2019 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। महेंद्र सिंह धोनी जी ने एक अंतिम वनडे कब खेला? तो 2019 में न्यूजीलैंड। ठीक है, याद रखिए। चलिए, T20 पदार्पण की बात करें तो T20 पदार्पण 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। T20 में पदार्पण इनका हुआ 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और वनडे में पदार्पण 2004 में बांग्लादेश, और हमने ऊपर क्या पढ़ा था अभी 2005 में
2005 में टेस्ट मैच में पदार्पण श्रीलंका के विरुद्ध, ठीक है, टेस्ट में पदार्पण 2005 में श्रीलंका के विरुद्ध। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर और क्या याद रखना है, अंतिम T20 इन्होंने 2017 श्रीलंका के अगेंस्ट खेला। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम T20 2017 में श्रीलंका के विरुद्ध खेला। भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान 2007 में बने थे। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कब बने थे? 2007, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया 15 अगस्त 2020 को, 15 अगस्त 2020 को। चलिए अब हम यहाँ पे इनको कौन कौन सा पुरस्कार कब कब मिला ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट, महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड रत्न कब मिला? 2007 में मिला। कब मिला भाई? 2007 में मिला, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिए। महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न कब मिला? 2008 में। कब मिला? तो 2008 में मिला। ओके, एक सेकंड रुकिएगा। तो ध्यान रखिए, राजीव गांधी खेल रत्न इनको पुरस्कार कब मिला? 2008 में मिला। महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री कब मिला? तो महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री मिला 2009 में। महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री कब मिला? 2009 में। पद्म भूषण कब मिला? 2018। और आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2008 में और 2009 में, ठीक है। तो झारखंड रत्न अगर मैं पूछूं आपसे कि महेंद्र सिंह धोनी को कब मिला? 2007 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2008, पद्मश्री 2009, पद्म भूषण 2018 और आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2008 2009, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं आपको। इसके अलावा आपको याद रखना है, इनको आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट 2011 में महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट कब चुना गया? 2011। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड मिला 2011 में। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड 2011 में। महेंद्र सिंह धोनी को एलजी पीपुल्स चॉइस अवार्ड कब मिला? 2013। महेंद्र सिंह धोनी को एलजी पीपुल्स चॉइस अवार्ड कब मिला? 2013 में। एलजी पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2013 में। सेना की उपाधि में इनको लेफ्टिनेंट का दिया गया, ऊपर में मेजर लिखा हुआ था तो वो गलत है। महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा सेना में कौन सा उपाधि दिया गया है? तो लेफ्टिनेंट का, ठीक है। डॉक्टरेट की उपाधि की बात करें तो इनको यूकेकेडी मॉटफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है, डॉक्टरेट की उपाधि इनको किसके द्वारा दिया गया? तो यूके के डी मॉटफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा, यूके के डी मॉटफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीती गई ट्रॉफियों की अगर बात करें तो इन्होंने T20 वर्ल्ड कप कब जीता? 2007। महेंद्र सिंह धोनी ने T20 वर्ल्ड कप कब जीता? 2007 में। T20 वर्ल्ड कप 2007 में। वनडे वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013। तो महेंद्र सिंह धोनी ने T20 वर्ल्ड कप कब जीता? 2007। वनडे वर्ल्ड कप 2011, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में। चलिए इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखिए, महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर बनी फिल्म है MS धोनी, ठीक है, और MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रांची से है? तो अभी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, MS धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण? तो पद्म भूषण अभी तुरंत हमने डिस्कस किया, 2008, 2009 में पद्मश्री, ठीक है, 2009 में पद्मश्री, 2007 में इनको भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया, ठीक है, 2007 में ही झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। तो ऐसे करके एक बार आंख बंद किए और अभी तक जितना आपने देखा है उसको एक बार से रिकॉल करिए, सारा माइंड में आपका घूरेगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में भारत ने आईसीसी 2011 वर्ल्ड कप जीता? तो किसकी कप्तानी में? MS धोनी। 2007 में भारतीय टीम के ये कप्तान बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के किस जिले में पैदा हुए? तो पैदा हुए रांची में। अच्छा, इनका पैतृक गांव बता सकते हैं? तो पैतृक गांव उत्तराखंड का अल्मोड़ा जनपद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म रांची में हुआ? तो कौन से क्रिकेट? MS धोनी का जन्म रांची में हुआ, ठीक है। वरुण एरोन का जन्म रांची में हुआ। सौरभ तिवारी का जन्म रांची में हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा आपका। जितने भी यहाँ खिलाड़ी देख रहे हैं इनका जन्म रांची में हुआ है। वरुण एरोन भी झारखंड के ही हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी लेकिन बता रहा है, क्या रीज़न है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर डी होना चाहिए। सभी का जन्म जो है रांची में ही हुआ है, सॉरी रांची में हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, MS धोनी। रांची स्पेशल पूछा जा रहा है ना, ठीक है। सौरभ तिवारी का तो जन्म आपका रामगढ़ में न हुआ था, फिर आके जमशेदपुर में रहने लगे थे। चलिए
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और वरुण एरोन का भी जन्म जमशेदपुर में हुआ है। सौरभ तिवारी का हुआ था रामगढ़ में जन्म, और आकर बसे थे कहाँ पर, आकर बसे थे जमशेदपुर, लेकिन वरुण एरोन जमशेदपुर में ही जन्मे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, महेंद्र सिंह धोनी IPL 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने? तो इन्होंने राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स का प्रतिनिधित्व किया। महेंद्र सिंह धोनी IPL 2016 में कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किया? तो IPL 2016 में राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स। ऐसे तो आपको पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जो है ये CSK के लिए, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे होंगे राइजिंग सुपर किंग्स। तो आइए इसका भी हम लोग यहाँ पर व्याख्या में देखते हैं क्या रीजन रहा। तो यहाँ पर देखिए, महेंद्र सिंह धोनी IPL 2016 राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स टीम की कप्तानी किए थे। महेंद्र सिंह धोनी IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नियमित सदस्य रहे। 2016 में क्या हुआ कि CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स को IPL में प्रतिबंधित कर दिए जाने के कारण उन्हें राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स का प्रतिनिधित्व किया था। अपनी कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स को 5 बार IPL का खिताब जिता चुके हैं। इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 250 मैच खेले हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी ने IPL में अभी तक कितने मैच खेले हैं? 50 मैच खेले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है? तो वो हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी। चलिए यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, फोर्ब्स पत्रिका ने 2015 में महेंद्र सिंह धोनी को विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल किया था। ऐसा करने वाले महेंद्र सिंह धोनी इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। अब तीरंदाजी की बात करेंगे तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है? कौन तीरंदाज नहीं है? तो याद रखिए, अरुणा मिश्रा ये तीरंदाज नहीं है, इनका संबंध बॉक्सिंग से है। अरुणा मिश्रा जो हैं ये तीरंदाज से संबंधित नहीं है, इनका संबंध बॉक्सिंग से है। और बाकी बात यहाँ पर जो आप खिलाड़ियों के नाम देख रहे हैं, झानू हांसदा तीरंदाजी से संबंधित हैं, दीपिका कुमारी तीरंदाजी से हैं, और पूर्णिमा महतो, इन तीनों का संबंध तीरंदाजी से है, लेकिन अरुणा मिश्रा इनका संबंध बॉक्सिंग से है। चलिए यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, अरुणा मिश्रा का संबंध मुक्केबाजी से है, दीपिका कुमारी, मधुमिता कुमारी, झानू हांसदा, पूर्णिमा महतो। देखिए एक जो है ना ग्रुप बना लीजिए कि चरचर खिलाड़ियों का ग्रुप, ताकि आप याद कर सकें। देखिए जैसे दीपिका कुमारी, मधुमिता कुमारी, ठीक है, दीपिका कुमारी, मधुमिता कुमारी, इनका संबंध किससे है? तीरंदाजी से। फिर झानू, पूर्णिमा, राहुल बनर्जी, झानू हांसदा, पूर्णिमा महतो और राहुल बनर्जी, झानू हांसदा, पूर्णिमा महतो और राहुल बनर्जी, इन तीनों का संबंध किससे है? तो याद रखिए तीरंदाजी। भाग्यवती का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। भाग्यवती का संबंध तीरंदाजी। नमिता कुमारी का संबंध तीरंदाजी। मैं आपसे पूछूं कि बताइए नमिता कुमारी का संबंध किससे है? तीरंदाजी। कोमोलिका बारी, अंकिता भकत, मजूदा सोय, लक्ष्मी मांझी, सीमा वर्मा, रिमिल बिरुली, अकानो दास, जयंत तालुकदार, मंगल चापिया, पवन खलको, ये सब झारखंड के प्रमुख तीरंदाजी खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है कि नाम से ही प्रश्न बना दिया जाता है। ठीक है, झानू हांसदा, दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो निम्नलिखित खेलों में से किस के साथ जुड़े हुए हैं? ठीक है, झानू हांसदा, दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो ये तीनों तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्णिमा महतो का। ठीक है, पूर्णिमा महतो के बारे में आपको याद रखना है कि इनको जो है 2024 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, 2024 में इनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, और 2013 में याद रखिएगा इनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। पूर्णिमा महतो को 2024 में पद्मश्री, 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। 2024 में एक और खिलाड़ी है जिनको कि पद्मश्री मिला है। बता, खिलाड़ी नहीं, पर्यावरण से संबंधित है, उसका नाम बता सकते हैं? तो याद रखिएगा, चामी मुर्मू का नाम याद रखिएगा, जो कि पर्यावरणविद हैं और उनको 2024 में क्या मिला? तो 2024 में उनको क्या मिला? पद्मश्री मिला। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है। उनको टार्जन, लेडी टार्जन भी कहते हैं। पहले लेडी टार्जन जमुना टुड्डू को भी कहते हैं और इनको भी। अच्छा, जमुना टुड्डू को बता सकते हैं कब मिला पद्मश्री? तो जमुना टुड्डू को याद रखिएगा 2019 में मिला था। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए, मुक्केबाजी से संबंधित कौन है? तो मुक्केबाजी से भी तुरंत हमने देखा ऊपर, क्या नाम था, एक सेकेंड, अरुणा मिश्रा। ठीक है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन झारखंड का धनुधर नहीं है? धनुधर मतलब तीरंदाज होते हैं, तो कौन धनुधर नहीं है? तो दीपिका कुमारी तो धनुधर हैं, पूर्णिमा महतो भी हैं, अरुणा मिश्रा का संबंध तो मुक्केबाजी से है। ठीक है,
पूछ रहा है नहीं है, तो यही अरुणा मिश्रा आपका आंसर हो जाएगा। बाकी बात यहाँ पर जो 3 खिलाड़ी आप देख रहे हैं, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और मधुमिता, इन तीनों का संबंध तीरंदाजी से है। मधुमिता का संबंध किस खेल से? मधुमिता तीरंदाजी, मधुमिता तीरंदाजी, मधुमिता तीरंदाजी। ठीक है, ऐसे याद रखिए। चलिए व्याख्या यहाँ पर देखिए, मधुमिता कुमारी, पूर्णिमा महतो। देखिए मधुमिता कुमारी, दीपिका कुमारी, मधुमिता कुमारी, दीपिका कुमारी, याद रखिए तीरंदाजी से संबंधित है, जबकि अरुणा मिश्रा का संबंध मुक्केबाजी यानी कि आपका बॉक्सिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड की किस महिला खिलाड़ी ने गुवाहाटी में आयोजित 2007 की राष्ट्रीय खेल में अपने ही राज्य की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो है मौजूदा सोय। ठीक है, झारखंड की किस महिला खिलाड़ी ने गुवाहाटी में आयोजित 2007 की राष्ट्रीय खेल में अपने ही राज्य की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीती थी? तो है मौजूदा सोय। यहाँ पर व्याख्या देखिए दिया हुआ है, देश के सफल तीरंदाजों में मौजूदा सोय झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की रहने वाली है। तो अभी तक हमने तीरंदाजी से संबंधित कौन कौन से खिलाड़ियों को देखा? एक मधुमिता कुमारी, ठीक है, मधुमिता कुमारी, ठीक है, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, और अभी हम लोग मौजूदा सोय के बारे में देख रहे हैं। मौजूदा सोय का भी संबंध तीरंदाजी से है। तो देश के सफल तीरंदाजों में एक मौजूदा सोय झारखंड के सरायकेला की रहने वाली है। मौजूदा सोय 2003 में टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत टाटा अकादमी में प्रवेश इनको मिला था। टाटा हंट प्रोग्राम के तहत इनको टाटा अकादमी में प्रवेश मिला। बाद में वो सरायकेला खरसावां तीरंदाजी संघ से जुड़ी। 2007 में गुवाहाटी में आयोजित 33वें राष्ट्रीय खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वह कॉमनवेल्थ गेम में व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक व एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। जो मौजूदा सोय हैं इनके बारे में आपको याद रखना है। मौजूदा सोय के बारे में 2007 में जो गुवाहाटी में आयोजित किया गया था 33वां राष्ट्रीय खेल, ठीक है, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। स्वर्ण पदक 2007 में जो गुवाहाटी में हुआ था 33वां राष्ट्रीय खेल, उसमें मौजूदा सोय ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 2007 में जो गुवाहाटी में 33वां राष्ट्रीय खेल था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। फिर इसके बाद याद रखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत। याद रखिए, जो मौजूदा सोय हैं कॉमनवेल्थ गेम में व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत इन्होंने जीता। इसके बाद आपको याद रखना है, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था जिसमें कि वो स्वर्ण पदक जीती थी। ठीक है, फिर 25 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में ये भाग ले चुकी है। मौजूदा सोय फिलहाल रेलवे में कार्यरत है। तो पूछेगा कि तीरंदाजी के क्षेत्र में सक्रिय मौजूदा सोय फिलहाल किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? रेलवे में फिलहाल रेलवे में काम कर रही हैं वो भी। ठीक है, निम्न में कौन सा धनुधर झारखंड से नहीं है? तो झारखंड से सीमा वर्मा नहीं है। बाकी बात रीना कुमारी, आशा रानी होरो और दीपिका कुमारी, इन सभी का संबंध तीरंदाजी से है और ये तीनों झारखंड की हैं, लेकिन सीमा वर्मा झारखंड की नहीं है। दीपिका कुमारी, रानी कुमारी और आशा रानी होरो का जो संबंध है झारखंड से है, जबकि सीमा वर्मा का संबंध झारखंड से नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, महिलाओं के एकल रिजर्व इवेंट में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली दीपिका कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दीपिका कुमारी का जन्म जो है रांची में हुआ था। कहाँ हुआ था दीपिका कुमारी का जन्म? रांची। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में क्या याद रखना है, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड जीता। महिलाओं के एकल रिकवर इवेंट में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर दीपिका कुमारी के बारे में बताया गया है। दीपिका कुमारी जन्म इनका 13 जून 1994 को हुआ, रांची के रातू में। जन्म कब हुआ? 13 जून 1994 रांची रातू। पिताजी का नाम शिवनारायण महतो है। ठीक है, पिताजी का नाम क्या है? शिवनारायण महतो और माता इनका गीता महतो। दीपिका कुमारी के पिताजी का नाम क्या है? शिवनारायण महतो और माता जी का नाम है गीता महतो। पति का नाम इनका अतानु दास, ये भी एक तीरंदाज हैं। अर्जुन अवार्ड जो है 2012 में इनको मिला। देखिए अतानु दास ये झारखंड से नहीं है, ये उड़ीसा से हैं। शायद तीरंदाज हैं बट अतानु दास झारखंड के नहीं हैं, ये बाहर उड़ीसा से हैं। पद्मश्री इनको दिया गया 2016 में। इनको पद्मश्री कब दिया गया? 2016 में। 2012 में इनको एक अवार्ड मिला था, कौन सा मिला था? शायद अर्जुन अवार्ड मिला था इनको 2012 में। एक बार गूगल करके आप चेक करिएगा इनको अर्जुन अवार्ड, कमेंट में बताइएगा कब मिला था इनको अर्जुन अवार्ड। ठीक है, चलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण पदक के बारे में यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर होगा ही। देखिए इनको स्वर्ण जो है 2010 राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता।
2010 का जो राष्ट्रमंडल खेल है, ठीक है, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता दिल्ली महिला रिकवर व्यक्तिगत श्रेणी में। फिर 2010 राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली रिकवर टीम में भी स्वर्ण जीता इन्होंने। फिर फीटा आर्चरी विश्व कप 2011 में इन्होंने रजत जीता। फीटा आर्चरी विश्व कप 2011 में रजत जीती व्यक्तिगत स्पर्धा में। इस्तांबुल में जो हुआ था 2012 टोक्यो और 2013 पेरिस, ठीक है, वहाँ पर भी इन्होंने रजत, 2012 में टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था वहाँ भी रजत इन्होंने जीता, और पेरिस 2013 में भी इन्होंने रजत जीता। कांस्य कहाँ कहाँ जीता, तो एशियन गेम 2010 और ग्वांझो रिकवर टीम में कांस्य जीता। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो दीपिका कुमारी, अभी तुरंत हमने देखा है। व्याख्या देखिए, 2010 की कॉमनवेल्थ गेम में दीपिका ने एकल और टीम के साथ 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। फिर इस्तांबुल में 2011 में, टोक्यो में 2012 में और पेरिस में 2013 में एकल खेलों में रजत पदक। देखिए इस्तांबुल में 2011 में इन्होंने रजत जीता, टोक्यो 2012 में इन्होंने रजत जीता और 2013 पेरिस में इन्होंने रजत जीता, ठीक है। तीरंदाज के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दीपिका कुमारी को 2012 में, देखिए मैं सही गैस कर रहा था, 2012 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है और 2016 में पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एक पॉइंट आप याद रखिए, एक सेकेंड, एक पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है 2012, एक पॉइंट याद रखिए 2013, एक पॉइंट रखिए 2016। देखिए 2012 और 2016 तो मैं आपको बताऊंगा दीपिका कुमारी के बारे में। 2012 में दीपिका कुमारी को अर्जुन अवार्ड मिला और 2016 में पद्मश्री मिला। 2013 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पूर्णिमा महतो के बारे में, पूर्णिमा महतो को 2013 में, क्योंकि इनका भी संबंध तीरंदाजी से है, 2013 में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। तो ये पॉइंट यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से एक ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, तो वो हैं दीपिका कुमारी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता, उन्हें कहाँ प्रशिक्षण दिया गया था, तो उनको टाटा धनुर्विद्या अकादमी में उनको ट्रेनिंग दिया गया था। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, दीपिका को तीरंदाजी में पहला मौका 2005 में मिला जब उन्होंने खरसावां स्थित अर्जुन आर्चरी अकादमी ज्वाइन किया। तीरंदाजी में दीपिका के प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 2006 में हुई जब उन्होंने टाटा तीरंदाजी अकादमी ज्वाइन किया। 2006 में ही दीपिका ने मैक्सिको में आयोजित वर्ल्ड चैंपियन में कंपाउंड एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया और ऐसा करने वाली दीपिका दूसरी भारतीय थी। 2009 में मात्र 15 वर्ष की आयु में दीपिका ने अमेरिका में 11वीं यूथ आर्चरी चैंपियनशिप जीती। 2010 के एशियन गेम में दीपिका ने कांस्य पदक जीता, ठीक है। तो ये सभी उपलब्धि दीपिका कुमारी ने हासिल कर ली है। और दीपिका कुमारी किस खेल से, फिर वही इजी क्वेश्चन पूछ दिया, आर्चरी, तीरंदाजी, ठीक है। चलिए देखते हैं 2 बार, एक तो फॉरेस्ट गार्ड मेंस 2016 में पूछा था और फिर बैकलॉग में 2024 में भी पूछ दिया गया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के प्रसिद्ध ओलंपियन दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो वही तीरंदाजी, SIPT 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए रांची में जन्मी दीपिका कुमारी एक महिला खिलाड़ी है, किस खेल से संबंधित हैं, तो तीरंदाजी से संबंधित हैं। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, रांची की रहने वाली दीपिका कुमारी एक रिकवर भारतीय महिला तीरंदाज है। निचले पायदान से निशानेबाजी के खेल में शुरुआत करने वाली दीपिका आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष खिलाड़ियों में से एक है, ठीक है। देखिए झारखंड की खिलाड़ी दीपिका कुमारी का खेल क्षेत्र कौन सा है, तो तीरंदाजी से संबंधित है दीपिका कुमारी। चलिए वही रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड है, बेमेल जोड़ा चुनने के लिए कह रहा है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी सही है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट सही है, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा हॉकी सही है, बेमेल आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं मिलान, दीपिका कुमारी तीरंदाजी से, धोनी जो है क्रिकेट से, प्रतिमा कुमारी भारोत्तोलक वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, प्रतिमा कुमारी का संबंध वेट लिफ्टर हैं ये, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी एकेडमी है, तो सरायकेला खरसावां में। झारखंड के किस जिला में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी एकेडमी है, तो सरायकेला खरसावां में है। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड के सरायकेला
खरसावां जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी एकेडमी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने 2004 में सरायकेला खरसावां तीरंदाजी संघ की स्थापना। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि सरायकेला खरसावां तीरंदाजी संघ की स्थापना कब की गई थी? 2004 अर्जुन मुंडा द्वारा। सरायकेला खरसावां तीरंदाजी संघ की स्थापना कब की गई थी? 2004 में की गई थी। सरायकेला खरसावां तीरंदाजी संघ की स्थापना कब की गई थी? 2004 में की गई थी। ओके, इसके अलावा आपको याद रखना है अर्जुन मुंडा द्वारा ये स्थापना किया गया। अर्जुन मुंडा के राज्य के मुख्यमंत्री रहते 2006 में सरायकेला के दुगनी में तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की गई। अर्जुन मुंडा के रहते मुख्यमंत्री रहते 2006 में सरायकेला के दुगनी में जो है तीरंदाजी अकादमी स्थापित किया गया। अब आते हैं हम लोग हॉकी से संबंधित। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, घंटा पूरी। हॉकी से संबंधित यहाँ पर हम लोग टर्म देखते हैं असुंता लकड़ा। असुंता लकड़ा, इनका संबंध हॉकी खिलाड़ी हैं। असुंता लकड़ा भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा का जन्म सिमडेगा जिला के नोनगढ़ कुरडेगा में हुआ था। असुंता लकड़ा का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमडेगा में। असुंता लकड़ा का जन्म सिमडेगा में। और असुंता लकड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो असुंता लकड़ा हॉकी से संबंधित है। असुंता लकड़ा का संबंध हॉकी से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं असुंता लकड़ा किस खेल से? वही फिर रिपीटेड, तो हॉकी से। असुंता लकड़ा हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही असुंता लकड़ा। ठीक है, व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। जो असुंता लकड़ा हैं 2000 से 2014 तक लगातार 14 वर्षों तक भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही। जो असुंता लकड़ा हैं 2000 से लेकर 2014 तक लगातार 14 वर्षों तक भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही। वह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही। चलिए, झारखंड से, एक सेकेंड, इसमें कुछ मैंने गलत तो नहीं बता दिया। असुंता लकड़ा 2000 से लेकर 2014 तक लगातार 14 वर्षों तक भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही। सदस्य रही। ठीक है, कप्तान नहीं, सदस्य रही। वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, झारखंड से भारतीय हॉकी टीम से संबंधित निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की? तो याद रखिए असुंता लकड़ा। ओके, यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। असुंता लकड़ा जूनियर विश्व कप, सीनियर विश्व कप, कॉमनवेल्थ गेम तथा 2 बार एशिया कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। ठीक है, 2014 में हॉकी को अलविदा कहने वाली असुंता जूनियर भारतीय महिला टीम के प्रशिक्षक भी रह चुकी है। असुंता लकड़ा हॉकी झारखंड की उपाध्यक्ष सहित हॉकी इंडिया के सह सचिव के पद को भी सुशोभित कर चुकी है। हॉकी इंडिया द्वारा प्रतिवर्ष एक खिलाड़ी को असुंता अवार्ड प्रदान किया जाता है। हॉकी इंडिया के द्वारा जो है प्रतिवर्ष एक खिलाड़ी को, कितने खिलाड़ियों को? एक खिलाड़ी को असुंता अवार्ड प्रदान किया जाता है। असुंता के भाई विमल लकड़ा और वीरेंद्र लकड़ा भी हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। 12 फरवरी 2000 को असुंता लकड़ा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा खिलाड़ी हॉकी से जुड़ा हुआ नहीं है? तो बोम्बायला देवी ये हॉकी से जुड़ी हुई नहीं है। बाकी बात यहाँ पे जो नाम देख रहे हैं, सोनल मिंज, निक्की प्रधान और सावित्री पूर्ति, इन तीनों का संबंध हॉकी से। तो मैंने आपसे अगर क्वेश्चन पूछना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सोनल मिंज का संबंध किस खेल से है? हॉकी। निक्की प्रधान का संबंध हॉकी। सोनल मिंज, निक्की प्रधान और सावित्री पूर्ति का संबंध हॉकी से है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, सोनल मिंज, निक्की प्रधान, सावित्री पूर्ति, तीनों का संबंध किससे है? हॉकी से। जबकि यहाँ पर बोम्बायला देवी नाम आप देख रहे हैं, ये मणिपुर की निवासी हैं और इनका संबंध तीरंदाजी से, बोम्बायला देवी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो हॉकी खिलाड़ी नहीं है पूर्णिमा महतो, क्योंकि पूर्णिमा महतो का संबंध 2000 तीरंदाजी से है। ठीक है, तीरंदाजी से है। बाकी बात यहाँ पर जो अन्य खिलाड़ी आप देख रहे हैं, असुंता लकड़ा, पुष्पा प्रधान, सावित्री पूर्ति, ये सब हॉकी से संबंधित है। ठीक है, असुंता लकड़ा का संबंध हॉकी, पुष्पा प्रधान हॉकी, सावित्री पूर्ति हॉकी। ठीक है, इसको याद रखिए। निक्की प्रधान हॉकी, सोनल मिंज हॉकी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, 1928 के एम्स्टर्डम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति के भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए व्याख्या, मरांग गोमके के नाम से विख्यात जयपाल सिंह मुंडा झारखंड आंदोलन के सर्वोच्च नेता होने के साथ साथ एक जाने माने राजनीतिक, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और
1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले, 1925 में इनको ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब दिया गया था। जयपाल सिंह मुंडा को जो है 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब दिया गया और ये पाने वाले एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। जयपाल सिंह के कप्तानी में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1928 एम्स्टर्डम में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह के प्रथम कप्तानी में 1928 में ओलंपिक खेल में कौन सा मेडल प्राप्त किया? तो स्वर्ण। कौन सा? स्वर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जयपाल सिंह मुंडा 1903 से 1970 तक इनका काल रहा, मशहूर हो गए थे जब उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो याद रखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड। ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम का वही रिपीटेड सोना इन्होंने जीता, गोल्ड जीता इन्होंने। चलिए रिपीटेड है 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, झारखंड से निम्न में से कौन से ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी बनी? तो याद रखिए निक्की प्रधान। ठीक है, निक्की प्रधान ये प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है। निक्की प्रधान जो है ये प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है और इनके बारे में यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड के हेसेल गांव की रहने वाली है। निक्की प्रधान कहाँ की रहने वाली है? तो खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड के हेसेल गांव की। इनका जन्म जो है 8 दिसंबर 1993 को हुआ। निक्की प्रधान के पिता का नाम सोमा प्रधान और माता का नाम जीतन देवी है। दशरथ महतो इनके प्रशिक्षक कोच थे। 2016 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न 31वें ओलंपिक खेल में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही। निक्की प्रधान ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी है। तो झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी जो ओलंपिक में भाग ली तो वो है निक्की प्रधान। ठीक है, निक्की प्रधान भारत की तरफ से प्रथम बार 2011 में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप खेली थी। इनके बारे में याद रखना है आपको। ठीक है, निक्की प्रधान के बारे में क्या याद रखना है कि निक्की प्रधान ने भारत की तरफ से प्रथम बार 2011 में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप में खेली थी, जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम रजत पदक जीती थी। भारत की तरफ से सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी निक्की प्रधान मिडफील्डर हैं। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही। निक्की प्रधान 2 ओलंपिकों में भाग ले चुकी है। निक्की प्रधान अभी तक 2 ओलंपिक में भाग ले चुकी है। देखिए झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला तो वो कौन है? निक्की प्रधान। कौन है? निक्की प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के सिल्वानुस डुंगडुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में चुना गया था? तो हॉकी। सिल्वानुस डुंगडुंग का संबंध हॉकी से है। सिल्वानुस डुंगडुंग का संबंध किससे है? हॉकी से है। व्याख्या यहाँ पर देखिए, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से के उपनाम से विख्यात है। जो सिल्वानुस डुंगडुंग है हॉकी से संबंधित है, पहला पॉइंट। इसके बाद इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऐसे तो आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, लेकिन इनको भी ये उपाधि दी जाती है, उपनाम दिया जाता है। सिल्वानुस डुंगडुंग भारत के प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। सिल्वानुस डुंगडुंग 1980 के मास्को ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता हैं। ठीक है, 1980 में जो मास्को ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता। तो इसके बारे में सबसे पॉइंट खासकर इसी को हाईलाइट करके याद रखें। जो 1980 में निम्नलिखित ऐसे प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन से खिलाड़ी जिसने कि 1980 के मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, तो आपको किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो सिल्वानुस डुंगडुंग के बारे में। 1980 के मास्को ओलंपिक में वैसे झारखंड के कौन से खिलाड़ी हुए जिसने कि स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखना है आपको सिल्वानुस डुंगडुंग, और इनको 1980 के मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। भारतीय हॉकी टीम के ये सदस्य हैं। भारत सरकार द्वारा 2016 में सिल्वानुस डुंगडुंग को ध्यानचंद पुरस्कार, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट सिल्वानुस डुंगडुंग को लेकर क्या याद रखना है कि इनको जो है इनका संबंध हॉकी से है। फिर 1980 के मास्को ओलंपिक में गोल्ड इन्होंने जीता और इनको भारत सरकार ने ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया? 2016 में। तो सिल्वानुस डुंगडुंग को ध्यानचंद पुरस्कार कब मिला? तो 2016 में इनको ध्यानचंद अवार्ड मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कौन है? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अंपायर तो याद रखिए आश्रिता लकड़ा। झारखंड से प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कौन है? आश्रिता लकड़ा। झारखंड से प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कौन है? आश्रिता लकड़ा। आश्रिता लकड़ा का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है।
झारखंड की आश्रिता लकड़ा को प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बनने का गौरव, तो याद रखिए प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बनने का गौरव किसे प्राप्त है? आश्रिता लकड़ा को। प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बनने का गौरव किसे प्राप्त है? आश्रिता लकड़ा। प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बनने का गौरव आश्रिता लकड़ा को प्राप्त है। और आश्रिता लकड़ा हॉकी से संबंधित है। आश्रिता लकड़ा हॉकी से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नीचे दिए हुए सूची में कौन से खिलाड़ी हॉकी से और झारखंड से जुड़े हुए हैं? तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 1 और 2 दोनों सही, यानी कि वीरेंद्र लकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा, इन दोनों का जुड़ाव हॉकी से है। इन दोनों का जुड़ाव जो है हॉकी से, और ये झारखंड से जुड़े हुए हैं। हॉकी से तो जुड़े हुए हैं ही, ये झारखंड से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या देखिए, झारखंड निवासी जयपाल सिंह मुंडा, वीरेंद्र लकड़ा हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। दिवाकर प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं। दिवाकर प्रसाद जो ऑप्शन में आप देख रहे थे, यहाँ पर देख सकते हैं दिवाकर प्रसाद के बारे में ऑप्शन यहाँ पर तीसरे नंबर पे, इनका संबंध मुक्केबाजी से है। इनका संबंध जो है मुक्केबाजी से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सलीमा टेटे, सलीमा टेटे इनका संबंध किससे है? तो हॉकी है, हॉकी से। सलीमा टेटे हॉकी से संबंधित है। आश्रिता लकड़ा हॉकी से। आश्रिता लकड़ा के बारे में आपको क्या याद रखना है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बनने का इनको गौरव प्राप्त है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी सलीमा टेटे सिमडेगा जिले की बरकी छापर की रहने वाली है। ठीक है, सलीमा टेटे कहाँ की रहने वाली है? तो सिमडेगा के बरकी छापर। सलीमा टेटे कहाँ की रहने वाली है? सिमडेगा के बरकी छापर की रहने वाली है। इनके बारे में आपको और क्या याद रखना है? सलीमा टेटे युवा ओलंपिक की रजत पदक विजेता भारतीय टीम की सदस्य रही हैं। सलीमा टेटे भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम की कप्तानी भी कर चुकी हैं। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय महिला टीम की सदस्य रहीं सलीमा टेटे निकी प्रधान के बाद दूसरी महिला खिलाड़ी हैं। याद रखिए, निकी प्रधान ये पहली महिला खिलाड़ी हैं ओलंपिक में भाग लेने वाली, और सलीमा टेटे ये दूसरी हैं। सलीमा टेटे ये दूसरी खिलाड़ी हैं ओलंपिक में भाग लेने वाली। इसके अलावा आपको इनके बारे में याद रखना है, झारखंड की सलीमा टेटे को एशिया हॉकी फेडरेशन ने 2 वर्ष तक के लिए एशिया का एथलेटिक्स एम्बेसडर नियुक्त किया। सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया की ओर से 5वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में बेस्ट खिलाड़ी के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। शतरंज की बात करेंगे तो झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिए शतरंज। दीपसेन गुप्ता का नाम शतरंज से जुड़ा हुआ है। देखिए, चक्रधरपुर निवासी दीपसेन गुप्ता एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। दीपसेन गुप्ता फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाले भारत के 22वें खिलाड़ी हैं। दीपसेन गुप्ता 2015 में फीडे वर्ल्ड कप में भाग लिए थे। दीपसेन गुप्ता चेस अंडर 19 में भी विश्व चैंपियन रह चुके हैं। दीपसेन गुप्ता 2000 में स्पेन में विश्व अंडर 12 का खिताब इन्होंने जीता, और अंडर 12 और अंडर 14 तथा अंडर 16 श्रेणी में राष्ट्रमंडल चैंपियन रहे। ठीक है, दीपसेन गुप्ता के बारे में याद रखिएगा, ये अभी किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? तो ONGC में अभी कार्यरत हैं। ठीक ना। अगला देखिए, झारखंड के निवासी दीपसेन गुप्ता विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप कब जीते? तो याद रखना है आपको 2000 ईस्वी में। ठीक है, दीपसेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप कब जीता? 2000। ठीक है, झारखंड के निवासी जो दीपसेन गुप्ता है, इन्होंने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप का खिताब कब जीता? वर्ष 2000 में। चलिए, झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज कुमार मिश्रा का संबंध आपका शतरंज से है। नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से? शतरंज। नीरज कुमार मिश्रा का संबंध शतरंज से है। नेक्स्ट हम लोग पर्वतारोही के बारे में जानेंगे। एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य की पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो प्रेमलता अग्रवाल इनका नाम है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल का जन्म 1963 में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। 9 भाई बहन थी ये। ठीक है, और 9 भाई बहनों में प्रेमलता अग्रवाल तीसरे स्थान पर थी। जुगसलाई की रहने वाली, जमशेदपुर में पड़ता है जुगसलाई, तो जमशेदपुर के जुगसलाई में रहने वाली प्रेमलता 48 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी। इसके अलावा और अन्य क्वेश्चन देखिए। मई 2011 में 48 साल की आयु में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन है? तो ये है प्रेमलता अग्रवाल। कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची 7वीं महाद्वीप चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं? प्रेमलता अग्रवाल। 2013 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है।
ठीक है, यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर व्याख्या देखिए। 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रेमलता अग्रवाल पहली झारखंडी एवं भारतीय महिला हैं। बछेंद्री पाल से प्रेरित होकर पर्वतारोही के क्षेत्र में कदम रखने वाली जमशेदपुर निवासी विमल अग्रवाल की पत्नी हैं। ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल ने 2004 में, यहाँ पर इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करिए, प्रेमलता अग्रवाल ने 2004 में बछेंद्री पाल के नेतृत्व में आइसलैंड पीक पर चढ़ाई की थी। ठीक है, फिर 2008 में प्रेमलता अग्रवाल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतेह हासिल किया। प्रेमलता अग्रवाल 20 मई 2011 को 48 वर्ष की उम्र में 29,029 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया। ठीक है, इसके बाद आपको इनके बारे में और क्या याद रखना है। प्रेमलता अग्रवाल ने 23 मई 2013 को 50 वर्ष की उम्र में उत्तरी अमेरिका में अलास्का के माउंट मैकेनले को फतह करके इन्होंने एक नई उपलब्धि हासिल की और इस शिखर पर चढ़ने वाली वे पहली भारतीय महिला हैं। प्रेमलता अग्रवाल दार्जिलिंग से पर्वतारोहण की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने पर्वतारोहण की शिक्षा कहाँ से? दार्जिलिंग से प्राप्त की। पर्वतारोहण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु 2013 में इनको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। चलिए अब फुटबॉल की बात करेंगे तो झारखंड फुटबॉल टीम में कितनी बार सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीते हैं? तो याद रखिए 4 बार। झारखंड फुटबॉल टीम ने कितनी बार सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता? तो 4। झारखंड फुटबॉल टीम ने कितना बार सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टीम का राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता? तो 4 बार। ठीक है, यहाँ पे हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड फुटबॉल टीम जो है इसने 4 बार सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता। 1960 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट का नाम भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी कौन थे? तो भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल, उनके नाम पर इस टूर्नामेंट का नाम रखा गया है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है और देश में ज़मीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए यह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, श्री दीपक मंडल किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल। दीपक मंडल का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, दीपक मंडल का संबंध फुटबॉल से है। अब हम मुक्केबाजी की बात करते हैं। अरुणा मिश्रा एक भारतीय मुक्केबाज हैं, बॉक्सर हैं। ठीक है, व्याख्या यहाँ पर देखिए। जमशेदपुर के रहने वाली अरुणा मिश्रा एक ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं। इनके पिताजी का नाम के मिश्रा और माता का नाम उर्मिला मिश्रा है। अरुणा मिश्रा झारखंड के खेल कोटे से सरकारी नौकरी पाने वाली खिलाड़ी हैं। वे झारखंड के पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमशेदपुर झारखंड की वह महिला कौन है जिन्होंने 2004 नॉर्वे में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? तो उनका नाम है अरुणा मिश्रा। जमशेदपुर झारखंड की वह महिला कौन है जिसने 2004 नॉर्वे में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक? तो 2004 का जो नॉर्वे मुक्केबाजी हुआ उसमें अरुणा मिश्रा ने गोल्ड जीता। ठीक है, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता। यहाँ पर व्याख्या इनके बारे में दिया हुआ है। अरुणा मिश्रा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पद जीती हैं। 2003 में एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, 2004 में नॉर्वे मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। ठीक है, देखिए एक एक करके इसको देखते हैं। 2003 में इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता? तो एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड। फिर 2004 में नॉर्वे में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड। फिर 2005 में एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल। 2005 में एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के अलावा 2006 के विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज। जमशेदपुर निवासी अरुणा मिश्रा झारखंड में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 में स्वर्ण पदक प्राप्त की थी। फिर 2012 में 60वीं ऑल इंडिया पुलिस वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये सभी अवार्ड इनके बारे में याद रखना है। इसके अलावा आपको इनके बारे में याद रखिए, अरुणा मिश्रा को द्वितीय इंटर जोनल वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए बेस्ट बॉक्सर का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। 2017 में लॉस एंजिल्स में ऑल वर्ल्ड पुलिस मीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त की थी इन्होंने। इससे पूर्व अरुणा मिश्रा 2005 में नॉर्वे, 2011 में न्यूयॉर्क तथा 2015 में वर्जीनिया में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय महिला मुक्केबाज किसने 2004 में? तो ये अरुणा मिश्रा जी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय महिला बॉक्सर ने 2004 और 2005 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक?
तो यहाँ पर मुक्केबाज जैसे आप नाम सुनिए तो अरुणा मिश्रा का नाम आपके आना चाहिए। देखिए नीचे दिए गए सूची में कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पांड्या और मिशेल बेंजामिन लकड़ा, ये तीनों झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं। तो यहाँ से प्रश्न अगर बना कि दिवाकर प्रसाद का संबंध किस खेल से है, मुक्केबाजी, लक्ष्मी पांड्या का संबंध मुक्केबाजी और मिशेल बेंजामिन लकड़ा का संबंध मुक्केबाजी से है। ठीक है, चलिए अब हम लोग विविध की ओर रुख करते हैं। तो यहाँ पर देखिए झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी एक संयुक्त पहल है, तो याद रखिए सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और राज्य सरकार की, ठीक है, CCL और स्टेट गवर्नमेंट की जो है ये संयुक्त पहल है झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी। ठीक है, इसके बारे में और यहाँ पर डिटेल में देखिए, झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी CCL और झारखंड सरकार की संयुक्त पहल है। 20 से 25 करोड़ रुपए की वार्षिक बजट के साथ यह सोसाइटी अपने प्रशिक्षुओं को सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करती है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए NIS योग्य प्रशिक्षकों को नियुक्त किया गया है। झारखंड की राजधानी के होटवार क्षेत्र में लगभग 200 एकड़ में फैले विशाल अत्याधुनिक एकीकृत खेल परिसर में स्थित JSSPS स्पोर्ट्स अकादमी खेलों में उत्कृष्टता को निखारने का लगातार प्रयास कर रहा है। इस सोसाइटी का जो मुख्य मिशन है ओलंपिक स्वर्ण पदक। तो यहाँ से प्रश्न आपको क्या पूछेगा कि ये जो सोसाइटी है, ठीक है, ये जो सोसाइटी है झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी, तो इसका जो मुख्य मिशन है, मुख्य मिशन ये क्या है, तो ओलंपिक स्वर्ण पदक, ओलंपिक स्वर्ण पदक। चलिए झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का मिशन क्या है, ओलंपिक स्वर्ण, क्या है, ओलंपिक स्वर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण देती है, तो याद रखिए 2%, कितना परसेंट, 2% आरक्षण देती है। व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2% क्षैतिज आरक्षण देती है। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला के लिए खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान है। यहाँ क्या बोल रहा है कि झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देती है, साथ ही शैक्षणिक संस्थान में दाखिला के लिए खिलाड़ियों को 3% आरक्षण का प्रावधान है। अगर किसी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला चाहिए वहाँ पर 3% रिजर्वेशन है। झारखंड खेल नीति 2022 के तहत ओलंपिक और शीत ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 2 करोड़ रुपया, रजत पर 1 करोड़ और कांस्य पर 75 लाख। ठीक है, याद रखिए ओलंपिक एवं शीत ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 2 करोड़, अगर गोल्ड जीतते हैं 2 करोड़, रजत में 1 करोड़ और कांस्य में ब्राउंज में 75 लाख रुपया देने का प्रावधान है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर चारों जो कथन है वो सभी सही है। माइकल किंडो का उपनाम आयरन गेट है। माइकल किंडो का उपनाम क्या है, आयरन गेट। निक्की प्रधान झारखंड की पहली महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी है। 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह थे और जयपाल सिंह का उपनाम मरांग गोमके। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर सही हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं माइकल किंडो, इनको आयरन गेट। तो पूछेगा झारखंड में आयरन गेट किसको कहते हैं, माइकल किंडो। माइकल किंडो का संबंध हॉकी से है। आयरन गेट किनको कहते हैं, माइकल किंडो को, इनका संबंध हॉकी से है। फिर झारखंड की पहली महिला ओलंपिक खिलाड़ी कौन है, निक्की प्रधान है। 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन हुए, जयपाल सिंह। और मरांग गोमके किनको कहते हैं, जयपाल सिंह को। चलिए यहाँ पर मिलान करने वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए कोमोलिका बारी का संबंध, अभी देखिए माइकल किंडो हमने पढ़ा, माइकल किंडो का संबंध किससे, हॉकी से। तो बी का 4 हो जाएगा, बी का 4। देखिए ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है आपका बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिलान किया हुआ है, बी सुमेलित है। तो कोमोलिका बारी का संबंध किससे है, तीरंदाजी से, कोमोलिका बारी। इसको याद कैसे रखिएगा, तो जैसे देखिए युद्ध में जाते हैं तो बार बार तीर चलाना पड़ता है, तो बारी, बार बार क्या करना पड़ता है, तीर चलाना पड़ता है। तो बार बार तीर चलाइए बार बार, तो कोमोलिका बारी। ठीक है, तो ऐसे कोमोलिका बारी का संबंध तीरंदाजी। पूर्णिमा महतो का संबंध तीरंदाजी। दीपिका कुमारी तीरंदाजी। मधुमिता, मौजूदा सोय, इन सभी का संबंध तीरंदाजी से है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर भी आपका मिलान करने वाला है, इसको मिलाते हैं। देखिए सिल्वानुस डुंगडुंग का संबंध किस खेल से है, तो डुंगडुंग का संबंध जो है 4, ए का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी और सी दोनों जगह। शुभ लक्ष्मी
इनका संबंध किससे? क्रिकेट से। तो बी का 3 देखिए, बी का 3 किस में है? दोनों में है। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण, सी का यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो सी का 2 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मिलान में खिलाड़ी और संबंधित खेल, शिवानुष डुंगडुंग हॉकी से संबंधित, शुभलक्ष्मी का संबंध क्रिकेट से, प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोही और अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय राज्य झारखंड में कहाँ स्थित होगा? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये रांची में स्थापित होगा। कहाँ होगा? रांची में होगा। व्याख्या यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड के खेलगांव रांची में स्थापित किया गया। इस विश्वविद्यालय का संचालन झारखंड सरकार और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। इन दोनों के बीच 2015 में 30 वर्ष का MOU हुआ है। इस विश्वविद्यालय के तहत 15 खेल अकादमी खोले जा रहे हैं, जिनमें तीरंदाजी, फुटबॉल, ताइक्वांडो, कुश्ती, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, भारोत्तोलन, तैराकी, टेबल टेनिस, साइकिलिंग, मुक्केबाजी, जूडो, कराटे, ये सब वगैरह खेले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, झारखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था? तो CCL। ठीक है, CCL ने कहा था। किसने कहा था? CCL ने कहा था। झारखंड ओलंपिक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें, क्या सही है? तो यहाँ पर ए नंबर सही है, यह भारतीय ओलंपिक संघ के तहत काम करता है। ठीक है, झारखंड ओलंपिक संघ के संदर्भ में क्या सही है? तो ये भारतीय ओलंपिक संघ के तहत काम करता है। जो भारतीय झारखंड ओलंपिक संघ है, ये भारतीय ओलंपिक के तहत काम करता है। ये एक स्वतंत्र संस्था है? नहीं। यह युवा और संस्कृति विभाग का काम करता है? नहीं, खेल से संबंधित काम करता है। चलिए यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड राज्य के गठन के बाद 2000 में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन बनाया गया और 2000 में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से संबद्धता मिली। झारखंड राज्य के गठन के बाद 2000 में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जो आपका झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन कब बनाया गया? सन 2000 में। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन कब बना? सन 2000 में। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन कब बना? तो सन 2000 में बना। ठीक है, कब बना? 2000 में बना। इसे भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से संबद्धता मिली। यह भारतीय ओलंपिक संघ के अधीन काम करता है। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा 2011 में झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल का सफल आयोजन किया गया। तो जो आपका 34वां राष्ट्रीय खेल है, इसका आयोजन झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा किया गया था, जिसमें झारखंड ने 96 पदक जीतकर 5वां स्थान हासिल किया, जिसमें कि 33 गोल्ड था। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। ओके।